our topic is asthma. अस्थमा क्या होता है? हेट्रोजीनस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कॉजेस रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म. ब्रोंकोस में क्या हो जाता है, काफ़ी स्पाज्म हो जाए, रिकरेंट एपिसोड्स हों उसके. वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, टाइटनेस ऑफ चेस्ट एंड कफ, ये सिम्टम्स हों तो हम इसको क्या बोलते हैं? अस्थमा. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंटीजन, तो एटॉपिक और नॉन एटॉपिक दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया. देन अकॉर्डिंग टू एंटीजन और इवेंट जो कि ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रिगर करे, तो कौन से टाइप है? एटॉपिक, जिसे हम एलर्जी के सीजनल भी बोल सकते हैं. ड्रग इंड्यूस्ड, जैसे कि एस्पिरिन के कारण होता है. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, ऑक्यूपेशनल, इन्फेक्शियस और स्मोकिंग इंड्यूस्ड. अब बात करते हैं एटॉपिक अस्थमा की. ये मोस्ट कॉमन है, चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है. इसमें क्या होता है? टाइप 1 आईजी इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है. ये किसके कारण हो रहा होता है? तो डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर, फूड और इन्फेक्शन, एलर्जी के कारण. अस्थमेटिक अटैक जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस, अर्टिकेरिया और एजिमा के पहले होता है, प्रीसीडेड बाई. ठीक है, यहाँ पर प्रोसीडेड नहीं, प्रीसीडेड होगा. ठीक है. एटियोलॉजी की बात करें तो 3 कारण हो सकते हैं. एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कि जेनेटिकली ये वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव पर्सन है. या फिर एयर वे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो, मतलब कि एयर वे जो है, मतलब पूरा ब्रोंकस और ट्रेकिया, ये सब इसमें क्या हो कि वो बस छोटे से पार्टिकल जो चीज़ इतने ज़्यादा मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं है, उनके लिए भी क्या हो, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो, तो ये हो सकता है. या फिर एयर वे इन्फ्लेमेशन की एक्यूट या फिर क्रॉनिक एयर वे इन्फ्लेमेशन हो, जिसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर और कई सेल के टाइप इन्वॉल्व हो. तो ये 3 कॉज हो सकते हैं आपको अस्थमा कॉज कराने के. ओके. देन आते हैं हम हाइजीन हाइपोथेसिस. तो इसमें यही बताया गया कि आजकल इतना ज़्यादा ये अस्थमा अटैक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इतना ज़्यादा केयर की जाती है कि उसको एक भी इन्फेक्शन ही नहीं हो पाते हैं, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ही उसके अंदर नहीं आता है. तो दैट्स व्हाई लैक ऑफ इन्फेक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड इज द कॉज ऑफ अस्थमा दीज डेज. ठीक है. क्लिनिकल कोर्स की बात करें तो फॉलोइंग फीचर्स मिलेंगे: डिज्निया, वीजिंग, म्यूकस प्लगिंग, माइल्ड डिग्री ऑफ चेस्ट टाइटनेस, कफ विथ और विदाउट स्पुटम. बिटवीन अस्थमेटिक अटैक पेशेंट में भी एसिम्टोमेटिक, जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक हो सकता है. और स्टेटस अस्थमेटिकस क्या होता है? तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन अगर है, वो ड्रग को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, जिसके कारण सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो, हम बोलते हैं उसे स्टेटस अस्थमेटिकस. या फिर इसे सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा. ठीक है. तो ऐसे केस में ड्रग्स जो खाए जाते हैं उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, जिसके कारण सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है और इसके कारण साइनोसिस होता है और डेथ भी हो सकती है. ठीक है. अगर डायग्नोसिस की बात करें तो इंक्रीज इन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम बेस लाइन, ये एक डायग्नोसिस होगा कि बेस लाइन से ज़्यादा एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है. डिफ़िकल्टी इन एक्सपायरेशन और प्रोलॉन्ग्ड एंड वीज, मतलब कि जब पर्सन एक्सहेल करेगा तो वो उसको डिफ़िकल्टी होगी ज़्यादा. ठीक है, जो कि प्रोलॉन्ग्ड रहेगा और आवाज़ आएगी वीजिंग की. दैन उसके बाद एलिवेटेड यूसिनोफिल काउंट होगा अगर उसका हम सीबीसी कराएंगे तब. स्पुटम फाइंडिंग जो है वो कैसा रहेगा? स्पुटम स्टिकी रहेगा, येलो रहेगा और रिच इन ईओसिनोफिल. ठीक, ये हो गया डायग्नोसिस. माइक्रोस्कोपी की बात करें तो हमें स्पुटम में 3 चीज़ें मिल सकती हैं, 3 फाइंडिंग्स मिल सकती हैं. एक तो चारकोट लेडन क्रिस्टल, कर्शमैन स्पाइरल्स और क्रियोला बॉडीज. ठीक है, वो क्या होती हैं ऐसा आप देख सकते हैं. ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं चारकोट लेडन क्रिस्टल. देन क्लस्टर ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल, जिसमें जो कि इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म में दिखाई देंगे स्पुटम में, तो हम इन्हें बोलते हैं क्रियोला बॉडीज. और स्पाइरल्ड अरेंजमेंट में 6 to 7 स्पायरली अरेंज्ड हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, हम जिसे बोल रहे हैं कर्शमैन स्पाइरल्स. तो ये आप देख सकते हो. और यूसिनोफिल्स का काउंट जो है वो बढ़ा मिलेगा. तो दीज आर द फाइंडिंग्स विच वी गेट इन दिस. अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा. ठीक है. तो सबसे पहले होता है सेंसिटाइजेशन, मतलब अगर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और कोई इन्वायरमेंटल एंटीजन है जिसके कारण अस्थमा होता है, एलर्जिन जिसे कहते हैं, तो उनके वो आए एज ए स्टिमुलस. ठीक है. तो एलर्जिन एंटीजन जो है, मतलब वही जो आपका एलर्जिन या एंटीजन जैसे पॉलन ग्रेन डस्ट वो सब था, एनिमल डेंडर, वो सब आया, तो उसको कौन लेगा? मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल. और ये प्रेजेंट करेंगे इस एंटीजन को किसके सामने? टी हेल्पर 2 सेल के सामने. तो इसके कारण क्या होगा? टी हेल्पर 2 सेल अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी और टी हेल्पर 2 सेल प्रोड्यूस करेगी क्या? साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 5.
इंटरल्यूकिन, अब इनके अपने अपने मैकेनिज्म है। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, एक्टिवेट करता है इओसिनोफिल। इंटरल्यूकिन 4 जो है वो क्या करता है, बी सेल को वो स्टिमुलेट करता है आईजीई प्रोड्यूस करने के लिए, और सेम चीज इंटरल्यूकिन 13 भी करती है। और इंटरल्यूकिन 13 अलग से काम करती है, वो म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। तो हमने 3 बातें बोली, इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13। ये किसने प्रोड्यूस किया, टी हेल्पर 2 सेल ने, आफ्टर गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय मैक्रोफेजेस, और हमें कहना चाहिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि बी सेल ने प्रोडक्शन किया किसका, आईजीई एंटीबॉडी का। आईजीई एंटीबॉडी क्या करेगा, बाइंड होगा एफसी रिसेप्टर ऑफ ब्रोंकियल सब म्यूकोसल मास्ट सेल, जो सब म्यूकस में मास्ट सेल है ब्रोंकस में, उससे बाइंड होगा हमारा आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, अब मास्ट सेल में अब वो बाउंड रहेगा, तो हमारी मास्ट सेल क्या हो गई, सेंसिटाइज हो गई, इसे हमने बोला सेंसिटाइजेशन। अब जब क्या होगा, दोबारा से जब एक्सपोजर होगा, ऑन री एक्सपोजर, एलर्जिन किससे बाइंड होगा, आईजीई एंटीबॉडी से। एलर्जिन क्या है, एक तरह से एंटीजन ही है, तो एंटीबॉडी से बाइंड होगा ब्रोंकियल स्मूथ मसल की मास्ट सेल से में जो हमारा आईजी एंटीबॉडी बाउंड था उससे बाइंड होगा एलर्जिन। अब इसके कारण क्या होगा, अर्ली फेज और लेट फेज दो एक्शन होंगे। अर्ली फेज में क्या होगा, रिलीज होंगे मीडिएटर फ्रॉम मास्ट सेल एंड स्टिमुलेशन ऑफ वेगल रिसेप्टर इन द, देखिए क्या होगा कि अर्ली फेज में जो मास्ट सेल से मीडिएटर प्रोड्यूस होंगे, और इसके अलावा वेगल रिसेप्टर जो है सब एपिथीलियम में वो स्टिमुलेट होंगे। तो वेगल स्टिमुलेशन होता है तो क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ही होता है, और मीडिएटर प्रोड्यूस होंगे तो वो भी क्या कराएंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, वेजोडाइलेशन विथ इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। तो ये 3 स्टेप्स होंगे ड्यू इन द अर्ली फेज। देन उसके बाद लेट फेज इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि और लिम्फोसाइट आएंगे और वो रिलीज करेंगे एडिशनल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो वही चीज़ कौन लेट फेज में फिर होगा, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे, स्टिमुलेट एपिथेलियल सेल टू प्रोड्यूस कीमोकाइन, फर्दर और कीमोकाइंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और ईओटैक्सिन होता है जो कि अट्रैक्ट करता है इओसिनोफिल, रिक्रूटमेंट ऑफ टी हेल्पर 2 सेल ये कराता है, और अदर ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। तो ये हो गया हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। दिस इज ऑल अबाउट अस्थमा।